नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। माय नेम इज़ सनी वर्मा। वेलकम टू रैंकर्स पोर्टल। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ी सी बस कुछ फंसा हुआ था मैं, ठीक है। तो आज वीडियो आ गई है, आप प्लीज़ इसको देख लेंगे। तो बायोलॉजी के लिए मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फटाफट से हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना क्राइसिस ख़त्म हुआ है, काफ़ी फंक्शंस रुक गए थे, तो थोड़ी बहुत सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत है। तो पेटीएम पे सपोर्ट कर सकते हैं आप मुझे, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्लीज़। दोस्तों पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? क्या ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, या फिर ये एंटीजन प्रोड्यूस करता है, या फिर ये वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, कि ये सभी करता है? लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ए इज़ द राइट आंसर। पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फंगल इन्फेक्शन भी हो, तो वो एंटीजेंस आपके अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एंटीजन क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है तो आपको अटैक करेंगे डिफरेंट तरीके से, ठीक है। काफ़ी कैजुअलिटीज़ आपको हो सकती है, जैसे कोरोना वायरस में भी आप देख रहे हैं। कोरोना वायरस अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, आप लड़ सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आपका ब्लैक फंगस भी हमने सुना है, म्यूकरमाइकोसिस वगैरह सब चीज़ें। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, बोन मैरो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बी सेल या टी सेल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? बी सेल या टी सेल। आपके अगर थाइमस में है तो उसको टी सेल बोलेंगे, और वो ब्लड के अंदर है तो उसको बी सेल बोलेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपके एंटीजेंस से लड़ सकता है, और आपको जो उन्होंने कैजुअलिटीज़ करनी है आपकी बॉडीज़ में, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो लिम्फोसाइट्स, ओके। लिम्फोसाइट्स के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्प्लीन है, स्प्लीन है, आपके टॉन्सिल्स हैं, या फिर लिम्फ नोड्स हैं आपके ब्लड के अंदर ही, ठीक है। और आपका थाइमस कहाँ पर होता है? आपके नेक में होता है, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which among the following fishes does not have central nervous system? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट मीन्स आपका ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स के साथ वो कनेक्टेड, ताकि उनको अगर प्रॉब्लम हो तो वो सिग्नल या मैसेज भेज दें आपके ब्रेन में, और आप उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकें। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट मीन ब्रेन किस में नहीं है, ठीक है। तो डॉग फिश, कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेली फिश, माय डियर फ्रेंड। जेली फिश के पास ब्रेन नहीं होता, इनफैक्ट उसके पास दो नर्वस सिस्टम होते हैं। एक नर्वस सिस्टम उसकी भूख प्यास को कंट्रोल करता है, दूसरा नर्वस सिस्टम उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लार्ज नर्व नेट कंट्रोल स्विमिंग एंड द स्मॉल नर्व्स नेट कंट्रोल्स ऑल द बिहेवियर। तो उसके पास दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक लार्ज नर्व, एक स्मॉल नर्व, ठीक है। तो ब्रेन जैसी कोई चीज़ नहीं है आपके जेलीफिश के पास। हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? थर्ड क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म करूँगा, ठीक है। ऐसी ढेर सारी क्लासेस में लेता हूँ आपके सामने। तो हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो माय डियर फ्रेंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्लेविकल क्या है आपकी आपकी ये जो रिब सिस्टम के ऊपर बोन है आपका, फ्रंट शोल्डर भी इसको कहते हैं, क्लेविकल जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स स्टर्नम क्या है? जो रिब्स जहाँ पर आकर कनेक्ट हो रही है, जो सेंट्रल बोन है, ठीक है। स्टर्नम इज दैट पार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे बैक के ऊपर जो रिब केज है, वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स हैं। 12th पेयर जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है, इनफैक्ट 11 एंड 12 बोथ ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। और जो हमारे फ्रंट जहाँ पर जिसकी वजह से हमारे लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं, वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 जो पेयर है, इससे हमारे लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं, माय डियर फ्रेंड। चलिए 12 पेयर इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड यर्सीनिया पेस्टिस? यर्सीनिया पेस्टिस इसमें से किस बीमारी को कहा जाता है? लेप्रोसी को कहा जाता है, एंथ्रेक्स को कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है, फिर डेंगू को कहा जाता है? दोस्तों प्लेग को बुलाया जाता है वर्सीनिया पेस्टिस, या फिर वाई पेस्टिस भी इसको कहा जाता है। क्यों? ये वाई पेस्टिस क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो कि रोडेंट्स और फ्लीज में, इट मीन्स चूहों में
छुछुंदरों में और मक्खियों के अंदर ये पाया जाता है, और ये फिर ह्यूमन कॉन्टैक्ट के साथ ये ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी एंट्री कर जाता है। और जो काफ़ी कैजुअलिटीज़ इसने करी है आपके प्लेग ने 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और इवन 20th सेंचुरी के अंदर भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और पेंडेमिक की सिचुएशन ली गई थी। प्लेग ने काफ़ी नुकसान किया था पहले भी। तो प्लेग इज़ द राइट आंसर। वर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। वर्सीनिया पेस्टिस क्या है? एक बैक्टीरिया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, राइट, क्लियर। वाई पेस्टिस भी इसको कहा जाता है, और प्लेग कॉमनली इसको हम जानते हैं। चलिए जी आगे चलेंगे। विटामिन ए, डी, सी इनको रिस्पेक्टिवली किस नाम से बुलाया जाता है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। पैराडॉक्सिकल, कैल्सीफेरॉल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, पैराडॉक्सल या फिर कैल्सीफेरॉल। काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको इस नाम में। चलिए मैं आंसर दे देता हूँ आपको। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल एंड एस्कॉर्बिक एसिड रेस्पेक्टिवली विटामिन ए, डी और सी को कहा जाता है। विटामिन ए, डी, सी को कहा जाता है, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं माय डियर फ्रेंड। इनको रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो वाटर सोल्यूबल है वो आपका बी होता है, और बी और सी इनफैक्ट हम कह सकते हैं उसको। और बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन ये सभी आते हैं, और ये बी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है। ये अक्सर आपके सिट्रिक फूड में मिलता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं ये। और जो फैट सोल्यूबल है वो होते हैं आपके विटामिन ए, डी, ई और के माय डियर फ्रेंड। रेटिनॉल, विटामिन ए, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को आपको टोकोफेरॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी जो है आपका वो एस्कॉर्बिक एसिड है, राइट। चलिए विटामिन बी के अंदर डिफरेंट विटामिन है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B5, B7। उनको हम थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन के नाम से जानते हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आर्टिफिशियल किडनी अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डायलिसिस की बात चल रही है, और डायलिसिस जो है वो रेनल फेलियर के अंदर किया जाता है। इट मीन्स जब आपके किडनीज फंक्शन करने बंद कर देते हैं तो आपको डायलिसिस के ऊपर डाला जा सकता है या डाला जाता है, और जिससे कि आपकी प्योरीफिकेशन हो सके, जो भी आपके व्हाट यू कॉल जो सॉल्ट हैं जो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी और ब्लड डायलाइजर विच इज़ यूज्ड इन रेनल फेलियर और किडनी डिसऑर्डर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? मैं सीधा आंसर दे देता हूँ इसका। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ऊपर काम करता है, ठीक है। डिफ्यूजन आप समझते हैं कि जैसे सॉल्ट पानी में मिलाते हैं तो वो डिफ्यूज़ होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ऊपर मिक्स होता है। और जैसे आपका ऑस्मोसिस है माय डियर फ्रेंड, उसके अंदर हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ट्रांसमिट होता है वाटर, है ना। वैसे ही आपके ब्लड के ऊपर हम अगर बात करें तो ब्लड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ऊपर काम करता है। अब मैं डायलिसिस आपको बताता हूँ। तो डायलिसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस माय डियर फ्रेंड। पेरिटोनियल डायलिसिस इन बॉडी के अंदर ही उसको प्योरीफाई किया जाता है, वो पेरिटोनियल होता है। हीमोडायलिसिस माय डियर फ्रेंड एक मशीन का सहारा लेकर, एक डायलिसिस का सहारा लेकर ब्लड को के अंदर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको अलग किया जाता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। चलिए, हाउ मैनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो जब वॉम्ब के अंदर होते हैं हम लोग, तो जो मदर खाती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, चाहे फिर वो ऑक्सीजन हो या फिर आपके दूसरी आपके एडिबल्स हो, ठीक है। तो वॉम्ब के अंदर जो फिटस है या फिर आपके फुल ग्रोन बेबी है, उनको सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होता है। मैं अगर बात करूं, वाटर की भी बात करूं, वाटर और दूसरे एलिमेंट्स, ये सब कुछ एम्बिलिकल कॉर्ड से ही ट्रांसमिट होता है। और बच्चा जब पैदा होता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं उसके अंदर कितने आर्टरीज होते हैं। द राइट आंसर इज 2 माय डियर फ्रेंड। 2 आर्टरीज होती है, और 2 आर्टरीज जो आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज होती है माय डियर फ्रेंड, वो जनरली म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बनी होती है। और क्या होता है, वो आपके ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी ट्रांसमिट करते हैं वापस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यू?
हमारे टिश्यू हैं, उनकी एक लाइफ होती है, वो रीजनरेट होते हैं, लेकिन लाइफ से पहले ही उनके टाइम से पहले ही डेथ हो जाए, प्री मैच्योर डेथ हो जाए, तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है माय डियर फ्रेंड? उसका नाम होता है नेक्रोसिस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नेक्रोसिस इज़ द राइट आंसर। और ब्लड सप्लाई की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से नेक्रोसिस होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, टिश्यू की डेथ हो जाती है। इसको अनडन नहीं किया जा सकता, अगर एक टिश्यू मर गया तो उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर जिंदा किया जाता तो एम्प्यूटेट करने की कभी नौबत नहीं आती। तो टिश्यू अगर बड़े एरिया पे हो गया है, फॉर एग्जांपल आर्म पे हो गया मेरी, तो मेरी आर्म को एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आर्म के ऊपर क्या हो गया है, गैंग्रील हो गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो डेथ ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड नेक्रोसिस एंड डेथ ऑफ सेल इज कॉल्ड नेक्रोसिस प्रीमेच्योर। और अगर वो बड़े एरिया पे तो उसको गैंग्रीन बोलेंगे, ठीक है। इसलिए एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है, काटनी पड़ जाती है टांग या आपका आर्म, ताकि वो गैंग्रीन धीरे धीरे फैले ना, ब्लड सप्लाई की वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। चलिए माय डियर फ्रेंड, एनेस्थीसिया जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एनेस्थीसिया विच अलाउ पेशेंट्स टू अंडरगो सर्जरी विदाउट द डिस्ट्रेस एंड पेन दे वुड अदरवाइज एक्सपीरियंस has been practiced by man since ancient time. Which among the following plant is the most ancient source of anesthesia preparations? ओपियम, कैनबिस, दतूरा या कोका? ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो समझिए कि पुराने टाइम पर एनेस्थीसिया के लिए क्या यूज़ किया जाता था। एनेस्थीसिया तो आपको मालूम है ना कि जब आपकी सर्जरी वगैरह होती है, इनफैक्ट जब आपका टूथ एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। तो पुराने टाइम पर क्या यूज़ करते थे? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओपियम। ओपियम, ठीक है, ओपियम का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदी में आई थिंक अफीम कहते हैं ओपियम को, है ना। तो पुराने टाइम पे अफीम का इस्तेमाल किया जाता था एनेस्थीसिया के लिए। एनेस्थीसिया आजकल जो यूज़ होता है माय डियर फ्रेंड, उसके अंदर ईथर होते हैं, ईथर के एक्सट्रैक्ट भी ढेर सारे होते हैं। इनफैक्ट आपकी जो लाफिंग गैस है उसका भी एक पोर्शन उसमें इंक्लूड किया जाता है। लाफिंग गैस कौन सी होती है आपकी? निट्रियस ऑक्साइड माय डियर फ्रेंड। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज होमोलोगस टू अ ह्यूमन आर्म? इसमें से जैसे ह्यूमन आर्म है, जिस तरीके से उसकी बनावट है, जिस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उसके मोशंस या फिर मूवमेंट होती है, तो इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा होमोलोगस है? इट मीन्स मिलता जुलता है। विंग ऑफ एन इंसेक्ट, लेग ऑफ अ लॉबस्टर, पेक्टोरल फिन ऑफ अ व्हेल या फिर फ्रंट लेग ऑफ अ रेप्टाइल? इसमें से इंसेक्ट, लॉबस्टर, व्हेल या रेप्टाइल में से ह्यूमन आर्म जैसा क्या है? राइट आंसर इज पेक्टोरल फिन ऑफ अ व्हेल। व्हेल के पास एक्चुअली 4 फिन होते हैं, एक तो उसकी आर्म की तरह काम करते हैं, 2 आगे होते हैं, एक उसकी पीठ पर होता है और एक उसकी पूंछ पर होता है, ठीक है। तो 4 फिन होते हैं, उसके आगे जो 2 आर्म है, एक्चुअली उसको मैं आर्म बोल रहा हूँ, होते तो वो फिन ही है। तो जो पेक्टोरल फिन उसको बुलाया जाता है, वो बिल्कुल उसकी बनावट वैसे ही होती है जैसे आपके ह्यूमन आर्म्स होती है। इट मीन्स टीबिया, फीबिया, जो भी आपके बोन स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल वेल में भी उसी तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो वेल होमोलोगस टू ह्यूमन आर्म, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चन जो मैंने फटाफट आपके साथ कवर किए। मैं ढेर सारे सब्जेक्ट के ढेर सारे क्वेश्चन 10 ही लेकर आता रहूँगा। दिन में 2 वीडियो आए या 3 वीडियो आए, वो अब हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। Thank you so much my dear friends. Bye bye, take care.